नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सभी अपने घर पर स्वस्थ और कुशल होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं व्याकरण का पार्ट 1, यानी जहाँ से व्याकरण शुरू होती है। भाषा, लिपि और व्याकरण जिसका नाम है। और भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा जो है हम अपने विचार और अपने भाव, मन के विचार ये जो है दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों के विचार जो है वो हम तक पहुंच सकते हैं। विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रत्येक प्राणी संकेत का भी सहारा लेता है, ध्वनियों का भी सहारा लेता है। पशु पक्षी जो हैं वो संकेतों तथा ध्वनि के द्वारा ही अपने विचार जो है वो प्रदर्शित करते हैं। एक पक्षी दूसरे पक्षी के साथ जब बात करता है तो वो अपनी लैंग्वेज में, जैसे चिड़िया करती हैं ची ची, कोयल करती है कू कू, तो वो आपस में बातें करते हैं। इंसान नहीं समझ पाता, क्यों? इंसान बोलने में सक्षम है, वो अपनी बात को स्पष्ट रूप से दूसरे तक पहुंचा सकता है। लेकिन पशु पक्षियों की भाषा हमको नहीं आती, लेकिन वो आपस में तो अपनी बातों को समझ जाते हैं। तो मानव ने जो ध्वनि प्रतीकों की एक व्यवस्था बना ली है, वही जो व्यवस्था है, वही प्रतीक, वही तरीके, ध्वनि और जो भी उनके आसपास जो घटित होता है वही भाषा कहलाई जाती है। आपने देखा होगा जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, उनके लिए जो भाषा होती है वो सांकेतिक भाषा होती है, यानी इशारों की भाषा। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं। अब इसको शुरू करते हुए आपके सामने हम रखते हैं कि भाषा क्या है। अभी यहाँ पर भाषा जो है आदान प्रदान की व्यवस्था है। अब यहाँ पे देखिए, भाषा मनुष्य के पास एक ऐसा शक्तिशाली साधन है। साधन मतलब यहाँ पे ये पूरी परिभाषा दी गई है इसकी। ये किसकी परिभाषा है? ये है भाषा की परिभाषा। ठीक है, जिसके द्वारा वह अपने विचार लिखकर या बोलकर दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के जो विचार हैं उनको वो ग्रहण भी करता है। अब ये भाषा शब्द आया कहाँ से है, इसको भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। अब यहाँ पे एक चित्र भी दिया गया है, आपको देखिए, चित्र पूरा अपने आप में एक कहानी कह रहा है। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोई किताब या कोई लिखित रूप आपको दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे ये देखिए, ये गुरुजी जो है बच्चों को बोल करके कुछ समझा रहे हैं। अब ये यहाँ पे यज्ञ कर रहे हैं तो यहाँ पे मंत्रोच्चार चल रहे हैं, लेकिन ये है क्या सब? जब वो अपनी बात बोल करके उनको समझा रहे हैं तो ये है क्या? यह ही भाषा होती है। अब भाषा जो है उसकी शब्द की उत्पत्ति हुई कहाँ से? भाष शब्द से। धातु यानी मेन चीज जो है वो भाष है, जिसका अर्थ है बोलना, कहना अथवा प्रकट करना। यानी जब हम अपने विचार बोलकर किसी को बताते हैं, सुन कर के बताते हैं, या कह कर के बताते हैं, या प्रकट करते हैं अपने मन के विचार, चाहे वो संकेत की भाषा हो, चाहे वो बोलने की भाषा हो, चाहे वो लिखने की भाषा हो, ये सारी क्या है जो है वो लिखने का जो तरीका होता है, जो भी है, वो भाष धातु से ही इसकी उत्पत्ति हुई है और उसका मतलब ही बोलना होता है। तो चलिए फिर हम इसको आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। यहाँ पे देखिए, अब भाषा जो है ये तो तब थी, भाषा के क्या था, भाषा किसे कहते हैं? अब आते हैं हम भाषा के प्रकार। भाषा के मुख्यतः 2 प्रकार हैं। देखिए यहाँ पे ये है भाषा, और इसका एक प्रकार है ये मौखिक और एक प्रकार है लिखित। अब लिखित भाषा से पहले हमें मौखिक, जैसा कि मैंने आपको अभी दूसरी वीडियो में दिखाया था, जो पहली वीडियो थी, ये देखिए यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है यहाँ पे सब कुछ बोल करके हो रहा है। ठीक है, ये मौखिक रूप है। समझ में आ रही है आप सबको? चलिए, तो अब यहाँ पे हम मौखिक रूप जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ पे 2 बच्चे हैं, ये एक लड़की है और ये एक लड़का, ये आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन ये भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक। तो हम इसकी परिभाषा भी जान लेते हैं। भाषा के मौखिक रूप का अर्थ है बोलकर। जब हम अपने विचार बोल करके प्रकट करते हैं, जैसे एक कक्षा में एक अध्यापक होता है, अध्यापक बच्चों को क्या कहकर समझाता है कोई भी चीज़, सबसे पहले वो मौखिक रूप में अपनी भाषा का आदान प्रदान करता है बच्चों के साथ।
तभी जाके वो लिखना सीखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कक्षा में प्रथम दिन आए और प्रथम दिन ही वो बोले कि पेंसिल पकड़ो और लिखो। क्या लिखो? जब तक वो बोल कर के कुछ भी नहीं बताएगा तब तक लिखने का क्या फ़ायदा। ठीक है? तो पहली जो यहाँ पे भाषा है वो मौखिक है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति परस्पर बात करते हैं, जैसा कि आपको यहाँ चित्र में विदित हो रहा है, या कोई व्यक्ति भाषण दे रहा हो, जैसा कि आजकल हमारे राजनेता जी करते हैं, वो बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, भाषण देते हैं। वाद विवाद यानी कंपटीशन भी होते हैं। टेलीविज़न द्वारा जो है, टेलीफोन द्वारा जो हम अपनी बात जो है वो दूसरों तक पहुंचाते हैं, या टेलीविज़न से जो हमारे सामने चीज़ें प्रदर्शित की जाती हैं, वो सब मौखिक रूप ही तो होता है। उसे हम बैठकर सुनते हैं और वो बोल करके हमारे सामने उसको प्रदर्शित करते हैं। उसे ही हम भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। जैसे आप जब गए यहाँ पे सब्जी वाले के पास में गए, फल वाला, कपड़े वाला, बस कंडक्टर, आइसक्रीम वाला आदि जो है सब अभी अपना व्यवसाय जो करते हैं वो सारा बोल करके ही तो करते हैं। बोल कर ही वो अपनी सारी चीज़ें बेचते हैं। यानी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो सब हम अपनी आपस में बोल करके ही समझाते हैं। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि उसमें हम लिख करके कोई बात बोलते हैं या लिख करके अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। उसमें सारा रूप जो है वो मौखिक ही होता है। समझ में आ गई बच्चों इतनी बात? तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे है आपका लिखित रूप। अब लिखित रूप जैसे कि आपको यहाँ चित्र में भी दिखाया गया है, ये एक बच्ची है, देखो कितनी क्यूट सी बच्ची है और ये लिख रही है। क्या लिख रही है? अब वो तो इसी को पता है। ये पत्र लिख रही है या अपना होमवर्क कर रही है या जो भी है, लेकिन चेहरे पे हंसी बहुत बढ़िया है इसकी। तो आप लोगों को तो देख के इसको आनंद आ ही जाएगा। अब यहाँ पे हम चलते हैं लिखित भाषा। लिखित भाषा नंबर 2 पहली थी आपकी मौखिक भाषा। जब लिखकर मन के भावों तथा विचारों को हम प्रकट करते हैं या प्रकट किया जाता है जिन शब्दों के द्वारा, तो वो जो है वो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर, प्रार्थना पत्र, निबंध, कहानी आदि लिखना जो है भाषा के लिखित रूप में आता है। कौन से रूप में आता है? लिखित रूप में। आप देखिए, आप कक्षा में जो है वो लिखित कार्य जब आपको अध्यापक के द्वारा कोई कार्य दिया जाता है तो उसे आप अपनी कॉपी में लिखते हो और उसके बाद में वो आपकी अध्यापिका जो है या अध्यापक उसे चेक करता है, तो वो उसका लिखित रूप होता है। समझ में आया बच्चों? आशा करती हूँ समझ में आ रहा होगा आपके, क्योंकि बहुत अच्छे से आपको समझाया जा रहा है और ध्यान दीजिएगा इस पर। अब ये तो था भाषा के रूप। अभी भाषा के जो रूप थे वो 2 हैं मेन, लेकिन सांकेतिक भाषा जो है वो अप्रचलित नहीं है। सांकेतिक भाषा भी होती है, लेकिन वो कब, जब इशारों की भाषा कब की जाती है, जब सामने वाला व्यक्ति कोई चीज़ समझ ना पाए, वो तब की बात होती है। तो अब हम चलते हैं लिपि पर। लिपि क्या होती है? लिपि होती है स्क्रिप्ट। किसी भी चीज़ को, किसी भी भाषा को लिखने का जो तरीका होता है वो स्क्रिप्ट होता है या लिपि होता है। अब देखिए, मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को ही हम लिपि कहते हैं। अब लिपि जो है वो बहुत तरह की होती है। हर एक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे ये है, ये कौन सी लिपि है? ये है रोमन लिपि। ठीक है, यानी इंग्लिश जो है वो रोमन लिपि में होता है। ये क्या है? ये उर्दू है। ठीक है, तो इसकी लिपि क्या है? फारसी है। इसकी लिपि क्या है? फारसी। और ये जो चीज़ है ये है आपकी पंजाबी लैंग्वेज, यानी ये पंजाबी है। ठीक है, और पंजाबी को हम क्या बोलते हैं? पंजाबी की जो लिपि है वो है गुरुमुखी। ठीक है, गुरुमुखी। ठीक है, और गुरुमुखी जो लिखी जाती है वो किस तरह से लिखी जाती है ये आपको हम अगली स्लाइड में बताएंगे। और यहाँ पे एक और लैंग्वेज है, वो है हिंदी। हिंदी की लिपि है देवनागरी। ठीक है, देवनागरी। ओके, तो ये आपको 4 यहाँ पे जो भाषाएं हैं वो दी गई हैं और चारों की हमने आपको यहाँ पे लिपि भी बताई है। ठीक है, और चारों को लिखने का तरीका भी हम अभी आपको
बताएंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बच्चों आपको? तो चलिए आगे चलते हैं हम बिना समय गंवाए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, हिंदी को जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है बाएं से दाएं की तरफ। यानी कि ये देखिए, हमने हिंदी लिखा तो किस तरफ को लिख रहे हैं हम? बाएं से दाएं की तरफ। तो मराठी भी वही है। अंग्रेजी जो है वो ऐसे लिखी जाती है ए बी, यानी कि वो जब चलती है तो वो ऐसे चलती है। ठीक है, उर्दू जो है वो हमेशा दाएं से बाएं की तरफ चलती है, जैसे ये लिख दिया हमने। पंजाबी जो है वो गुरुमुखी है। गुरुमुखी मतलब गोल गोल से घूमते हैं, जैसे इसका पहला अक्षर हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और ऐसे करने के बाद हिंदी में क्या होता है, हम पूरा इसके ऊपर लाइन लगा देते हैं, लेकिन जो गुरुमुखी होती है उसमें हम इसके यहाँ पे सिर्फ इतना सा कट लगाते हैं। ठीक है, तो ये इसके लिखने का तरीका है। आप जानते हैं, आपको यहाँ पे सबके पास में करेंसी होती है, नोट होते हैं, 10 का भी होता है। बच्चों के पास को पॉकेट मनी भी मिलती है उनको, 10 का, 20 का, 50 का, या आप कहीं शॉपिंग के लिए जाते हैं तब भी आपके पास में नोट होते हैं। लेकिन कभी क्या आपने सोचा है कि नोट के ऊपर कितनी भाषाएं अंकित होती हैं, या हमारे संविधान में कितनी भाषाएं अंकित हैं? जो हमारा संविधान है यानी कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हमारी 22 भाषाएं, यानी कि 22 जो भाषाएं हैं वो अंकित हैं, जो इंडिया में बोली जाती हैं। ठीक है, और जो आपकी करेंसी हैं, जो नोट हैं, जो रुपये हैं, उन पर आपकी ये देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की है। यहाँ पे ये 15 लैंग्वेज तो इस तरह से अंकित की गई है आपके पास। ये 15 लैंग्वेज हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आसामी आती है, दूसरी आपकी आती है बंगाली, तीसरी आती है आपकी गुजराती, चौथी आती है आपकी कन्नड़ा, फिर कश्मीरी, फिर आपकी कोंकणी, फिर मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तो ये तो है कुल मिला के 15। कुल मिला के कितनी है ये? 15 है। ठीक है, 15। लेकिन इनके अलावा भी नोट के ऊपर 2 लैंग्वेज और होती हैं, और वो कौन सी होती हैं? हिंदी और अंग्रेजी। ठीक, हिंदी और अंग्रेजी। अब इनको मिला करके टोटल जो एक नोट के ऊपर लैंग्वेज होती हैं वो होती हैं 17। ये आप ध्यान रखिएगा हमेशा। नोट अपने पास रखने का, उन्हें खर्च करने का आपको स्वतंत्र अधिकार है, लेकिन उस नोट के ऊपर है क्या चीज़, और उस नोट पर लैंग्वेज कितनी है, उस नोट के ऊपर आपको और क्या क्या चीज़ दिखाई देती है, क्योंकि कुछ यहाँ पर चिन्ह प्रतीक भी दिए होते हैं। 10 के ऊपर जो होता है, इसके किसी एक नोट के ऊपर शांति स्तूप है, किसी के नोट के ऊपर लाल किला है, किसी नोट के ऊपर कुछ है, किसी नोट के ऊपर कुछ है। तो ये सारी चीज़ें आप, ज्ञान हर जगह बिखरा हुआ है, बस उस ज्ञान को समेटने की ज़रूरत है, और वो आप तभी कर सकते हो जब आप अपनी आँखें और अपने कान खुले रखेंगे। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखो, अगर आप कहीं रास्ते में भी जाते हो तो रास्ते में चलते समय भी आपको अपनी आँखें और कान खुले रखने चाहिए। जहाँ कहीं भी आपको ज्ञान मिले ले लेना चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ नोट है, ये नोट पे आपको जो लैंग्वेज बताई गई है ये इसी का एक उदाहरण है। तो चलिए आगे चलते हैं हम समय को बिना गंवाए। अब देखिए, यहाँ तक तो हमने लिपि के बारे में पढ़ा था कि लिपि क्या होती है, लिपि किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, भाषा का क्या महत्व है, भाषा की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। लेकिन यहाँ पे अब हम आ जाते हैं व्याकरण, जो कि हमारा सीधे सीधे व्याकरण से बहुत ही दिल का संबंध है। अब व्याकरण क्या होता? वो व्याकरण जो है वो शास्त्र है जिसके नियमों के द्वारा हम शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना, अर्थात भाषा के शुद्ध रूप का हम ज्ञान करते हैं। अभी अगर हम कोई भी एक सेंटेंस बोलेंगे, सपोज करो मैंने कहा राम एक अच्छा लड़की है, तो राम क्या है?
राम जो है वो पुल्लिंग है, लेकिन मैंने क्रिया उसमें लगा दी है, कौन सी, स्त्रीलिंग, यानी कि उसको मैंने लड़की बना दिया, जबकि राम लड़के का नाम है। तो इसके अनुसार मुझे पता चला, व्याकरण के अनुसार, क्योंकि मैंने व्याकरण पढ़ा है, तो मुझे पता चल गया कि व्याकरण के अनुसार ये वाक्य गलत है। अगर मुझे व्याकरण के अनुसार ये पता चला है तो मुझे शुद्धता और अशुद्धता का ज्ञान किससे हुआ, वो हुआ व्याकरण से। व्याकरण हमें, चाहे वो हिंदी की व्याकरण हो, चाहे वो इंग्लिश की ग्रामर हो, हमें शुद्ध बोलना और पढ़ना व्याकरण के द्वारा यानी ग्रामर के द्वारा ही पता चलता है। अब व्याकरण जो है हमें शुद्ध और अशुद्धता का ज्ञान देता है। अब व्याकरण के पार्ट्स कितने हैं, यानी व्याकरण को हम कितने विभाग में बांटते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। चलिए, अब व्याकरण के जो है वो विभाग हैं, जैसे किसी भी ऑफिस के अपने अपने डिपार्टमेंट होते हैं यानी विभाग होते हैं। सपोज़ करो एक स्कूल है और स्कूल में आपके एक एडमिनिस्ट्रेटिव का काम होता है, एक टीचिंग स्टाफ होता है, एक नॉन टीचिंग स्टाफ होता है, तो उनके सबके विभाग अलग अलग हैं। या हम कहें हिंदी का विभाग अलग होता है, इंग्लिश का विभाग अलग है, साइंस का विभाग अलग है, अलग अलग एचओडीज होते हैं, तो ये उनके सबके विभाग हैं। लेकिन यहाँ व्याकरण के 3 विभाग दिए गए हैं। वर्ण, व्याकरण का पहला भाग क्या है, वर्ण है। अब वर्ण क्या है, वर्ण विचार। वर्ण में हम कितने वर्ण होते हैं, वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, और वर्ण को विच्छेद कैसे होता है, वर्ण को हम अगर स्वतंत्र पढ़ेंगे तो क्या बोलते हैं, व्यंजन स्वतंत्र होते हैं या नहीं होते हैं, संयुक्त व्यंजन क्या है, ये सारी चीज़ जो है हम वर्ण के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये जो है चैप्टर आपका आगे आएगा, आपको पढ़ाया जाएगा। फिर आता है शब्द विचार। शब्द क्या है, शब्द किससे बनता है, शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, शब्द के भेद कितने हैं, उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद हैं शब्द के, रचना के आधार पर कितने हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, वो शब्द विचार में हम पढ़ेंगे। शब्द और पद में क्या अंतर है, शब्द कब बनता है, पद कब बनता है, ये शब्द हम विचार में पढ़ेंगे। ये सब वाक्य विचार। अब वाक्य कितने तरीके के होते हैं, वाक्यों को हम तोड़ेंगे तो क्या बनता है, वाक्य किसे कहते हैं, ये सारे हम वाक्य विचार में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें तो व्याकरण के विभाग हैं जो कि आपको आने चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आता है हमारे पास मेन इम्पोर्टेंट चीज़ इसकी, वो है भाषा और बोली। भाषा और बोली, ये आपके भाषा में और बोली में एक थोड़ा सा अंतर है। भाषा जो है वो अल्प विकसित रूप है। भाषा का अल्प विकसित रूप क्या है, वो है बोली। अल्प विकसित रूप यानी कि ये छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। अब बोली कितनी है हमारे देश में, हमारे देश में जो बोलियां हैं वो 1656 है। कितनी, 1656। ठीक है, इतनी बोलियां हैं क्योंकि हमारा जो देश है उसमें बहुत सारी बोलियां हैं, बहुत सारी भाषाएं। हर एक क्षेत्र में कहा जाता है कि यहाँ पे 10 कोस पर पानी बदलता है और 10-10 कोस पर वाणी, यानी कि पानी का भी अलग टेस्ट हो जाता है। अगर एक गांव से दूसरे गांव में जाओ तो वहाँ की बोली भी चेंज हो जाती है। ठीक है, हर एक गांव की अपनी अलग संस्कृति, अलग लैंग्वेज, अलग खान पान, सब कुछ यहाँ पे बदलता रहता है। ये हमारा भारत है और ये अनेकता में एकता का प्रतीक है, और यहाँ पे बोलियाँ भी इसी तरीके से होती हैं। जबकि बोली का विकसित रूप जो होता है वो भाषा कहलाता है। बोली हमारी बहुत तरह की होती है, लेकिन उसी का विकसित रूप जो भाषा और बोली में यही अंतर है। बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है और जो भाषा है वो विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। अब देखिए यहाँ पे इसका दूसरा पॉइंट देखिए, हिंदी भारत देश के अधिकांश राज्यों में बोली और समझी जाती है। हिंदी जो भाषा है, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया गया। और ये कब अपनाया गया था, 14 सितंबर। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, तो ये हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 14
सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमें एक बोली की ज़रूरत पड़ी थी, एक भाषा की ज़रूरत पड़ी थी, जिसको देश का हर एक क्षेत्र का नागरिक हिंदी बोल सके और समझ सके। उसके बाद इसको राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया था कि अब पूरे देश की जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है। अब हिंदी के इसके भारत के अलावा अन्य कई कई देशों में बोली जाती है, लेकिन वो देश हैं कौन कौन से, उनमें से मलेशिया भी है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर हिंदी बोली जाती है। लेकिन हमारा जो भारत है वो महान है, और हिंदी एक ऐसी भाषा है जो लेकर कश्मीर से कुमारी तक के लोगों को जोड़ती है। हिंदी जो है वो उसमें पिरोने का काम करती है। किसमें? एक सूत्र में पिरोने का काम करती है देशवासियों को। और जो ये 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष में हर एक हिंदी विभाग हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कितने भी शिक्षण संस्थान हो, उन सब में हिंदी दिवस को मनाया जाता है, हिंदी को महत्व दिया जाता है। फिर आता है विश्व हिंदी दिवस। तो ये तो हमारे देश में मनाया जाता है 14 सितंबर को। जो विश्व हिंदी दिवस है वो 2006 में 10 जनवरी को पहली बार मनाया गया था, और तभी से प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को ही यह विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और इसके में बढ़ चढ़ कर के लोग हिस्सा लेते हैं, और बढ़ चढ़ कर के लोग हिंदी के बारे में अपने विचार प्रकट करते हैं। ये जो है ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम हिंदी भाषी हैं। हमारी जो व्याकरण है उसके कारण अभी देखिए हिंदी जो है इतना शिष्टाचार सिखाती है कि अगर हम इंग्लिश में बोलें तो हम प्रधानमंत्री को भी यू का इस्तेमाल करते हैं आपके लिए, और एक छोटा बच्चा हो उसके लिए भी यू का प्रयोग करते हैं, और एक अगर टीचर है, प्रधानाध्यापक है, उसके लिए भी हम यू यूज़ करते हैं। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में क्या है, अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट देने के लिए, आदर देने के लिए हमें हाँ के साथ में जी का प्रयोग करना ही पड़ता है। और इंग्लिश में क्या करते हैं, अगर आपसे कोई पूछ रहा है, चाहे आप छोटे हैं बड़े हैं, तो आप यस बोलेंगे, यस यस सर, हाँ सर, क्योंकि यस का हिंदी में उत्तर होता है हाँ। लेकिन हिंदी में जब तक हम हाँ के पास में जी नहीं लगाएंगे तब तक हम उसको सफल नहीं मानते, उसमें बेइज्जती फील करते हैं। और अगर हम बड़ों के साथ बात कर रहे हैं तो हम आपसे बात करते हैं, एक रिस्पेक्ट देने के लिए, आदर देने के लिए। लेकिन अगर हम छोटों से बात कर रहे हैं तो हम तुम या तू का भी प्रयोग करते हैं। तो हिंदी जो है हमें हमेशा शिष्टाचार सिखाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण जो कि मैंने अभी आपको पढ़ाया है वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और मैं तो ये हमेशा आपको कुछ नया देने की कोशिश करती हूँ जो कि आपके पास ज्ञान के रूप में प्रकट हो जाए, आपको मिल जाए। मेरी हमेशा यही मनोकामना रहती है। और अब जो है हम ये अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हुए इस वीडियो को समाप्त करते हैं यहाँ पर, और आपको मिलते हैं अगली वीडियो में वर्ण विचार के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।